Hello dear students. Now today in this video we are going to discuss a very important topic, Biot-Savart law. What is Biot-Savart law? कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसकी एप्लीकेशंस जो हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे Biot-Savart law क्या होता है एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशंस ऑफ Biot-Savart law। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्या होता है Biot-Savart law, तो ये हमें आंसर कैसे देना है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। अगर हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज Biot-Savart law, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक नाम नहीं है, दो साइंटिस्ट थे, बियोट अलग थे और फेलिक्स सावर्ट अलग साइंटिस्ट थे। दोनों ने मिलकर जो बात कही उसको बोला गया Biot-Savart लॉ। तो क्या था Biot-Savart लॉ? एक्चुअली दिस लॉ represent the magnitude and direction of magnetic field produced by a current carrying वायर। और प्यारे बच्चों, करंट कैरिंग वायर का मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा नाम बताया था। करंट कैरिंग वायर को क्या बोलते हैं? जिन्होंने पिछले वीडियो देखे होंगे, फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था, उसको हम करंट कैरिंग वायर को बोलते हैं करंट एलिमेंट। दिस लॉ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ magnetic field, magnitude and direction of magnetic field produced by current carrying wire या current element। तो let's see what this। तो प्यारे बच्चों, Biot-Savart ने क्या बोला कि मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, let's suppose ये हमारे पास कोई भी एक वायर। अब ये जो रूल है, ये क्या रूल है? मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई वायर है और उस वायर में करंट है, वायर में क्या है? करंट, तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गिवन बाय Biot-Savart लॉ। एक बात। दूसरा, वो जो वायर है उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। दैट वायर मे बी स्ट्रेट, मे बी सर्कुलर, मे बी ट्रायंगुलर, मे बी रेक्टेंगुलर, मे बी कर्व शेप। ओके, तो वो जो वायर है जिसके चारों ओर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उस वायर की शेप प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए ये हमने कर्व शेप में क्या कंसीडर कर लिया? वायर कंसीडर कर लिया है। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास, मैं इसको एक नाम दे देता हूं XY, क्योंकि A भी दूंगा तो B से हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इसको प्यारे बच्चों नाम दे देता हूं वायर XY। अब इस वायर में हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट का करंट है, मान लीजिए वो करंट है B। करंट B क्यों होगा भाई? करंट I होगा। चलिए, तो वी हैव द वायर XY और इस वायर में प्यारे बच्चों हमारे पास एक करंट है I, और इस वो जो I है वो कैसे जा रहा है? Y से X की तरफ, वर्टिकली, मतलब Y से X की तरफ। ठीक है, अब हमें क्या मालूम है वायर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, वो क्या ये बात समझ आ गई? अब चूंकि इस वायर में करंट I है, तो प्यारे बच्चों इस वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? बताइए, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, हमने एक लोकेशन इस वायर के चारों तरफ, वी हैव इनफाइनाइट लोकेशन। इस वायर के चारों तरफ कितनी लोकेशन है बेटा? इनफाइनाइट लोकेशन है। तो हमें कोई भी लोकेशन कंसीडर कर लेते हैं। लेट वी हैव कंसीडर अ लोकेशन P। हमने कोई भी एक इसके चारों तरफ वी हैव अ इनफाइनाइट लोकेशन,
मैंने प्यारे बच्चों रैंडमली कोई भी एक लोकेशन ले लिया है P। अब मैं इस P पर क्या ढूंढने वाला हूं, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन। तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो समझ लीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड एट P कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें कुछ बातें एज्यूम की गई। देखिए सबसे पहले नंबर 1 क्या बोला गया, मान लीजिए हमने क्या किया, इस पूरे वायर में से, ये जो मेरा पूरा वायर है, इस पूरे वायर में से प्यारे बच्चों हमने छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिया, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, कहीं भी मान लीजिए मैंने ये, मैं इसको नाम दे देता हूं PQ और जिसकी लेंथ कितनी है DL। ठीक है, हमने एक छोटा सा वायर कंसीडर कर लिया PQ जिसकी लेंथ कितनी है DL। ओके, तो लेट कंसीडर a small element PQ is equal to DL in the wire XY। मैंने पूरे वायर में से क्या कंसीडर कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया PQ। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो देखिए P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो इस बात को थोड़ा सा आप समझिए प्यारे बच्चों। we have, ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, ये और लिख लेते हैं। आपने पूरे वायर में से एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया PQ। ओके, और इस PQ की वजह से आपने लोकेशन P ले लिया, हम इसको क्या करते हैं PQ, नहीं इसको तो हम P ही लेंगे। ठीक है ना, इस लोकेशन को P मेरा फेवरेट अल्फाबेट है तो इसको मैं P लूंगा। इसको मैं क्या ले लेता हूँ, RS ले लेता हूँ, RS। ठीक है, RS ले लेता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये मेरा पूरा वायर था XY, इसमें मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया RS। ओके, अब इस RS का मैग्नेटिक फील्ड मैं ढूंढने वाला हूं P पर। लेट DB is the magnetic field at location P। Let DB is the magnetic field at location P due to small element RS। ओके, अब वो कैसे होगा इस चीज को हम समझेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, नंबर 1 जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहां, P पर। ठीक है, P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट P इज DB। हमने कह दिया P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, DB है। अब वो DB किन किन बातों पे डिपेंड करेगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ करंट के। यानी देखिए वायर में करंट फ्लो हुआ तो वायर के चारों तरफ क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, जब हमने आपको याद हो चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां हमने पढ़ा था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट।
तो वहां क्या देखा गया कि जब वायर में करंट फ्लो हुआ तो उसके पास रखी हुई मैग्नेटिक कंपास क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। जब उस करंट की अमाउंट को बढ़ाया गया तो कंपास ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है, और जब उस करंट के अमाउंट को कम लिया गया तो कंपास कम डिफ्लेक्ट करता है। तो ये कंसेप्ट वहीं से ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से उठाया गया। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जब वायर में करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एक चीज और देखी गई कि जितना ज्यादा करंट फ्लो किया गया मैग्नेटिक कंपास उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है, यानी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ये कहां से उठाया गया, जल्दी बताइए। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से उठाया गया कि जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ वायर पे। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वायर। देखिए, करंट जो है वो कहां एग्जिस्ट करेगा, वायर के अंदर। वायर अगर छोटा है, मान लीजिए वायर अगर छोटा है तो करंट कितना ट्रेवल करेगा, कम ट्रेवल करेगा, और जितना कम ट्रेवल करेगा उतनी ही देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर करंट की लेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा ट्रेवल करेगा और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास दो वायर हैं, एक ये है, इसको नाम देता हूं ए बी और इसको नाम देता हूं सी डी। तो मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हुआ, वो करंट ऐसे फ्लो होता है ये, तो वो यहां मैग्नेटिक फील्ड देगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड देगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड देगा। लेकिन यहां देखिए करंट चलता है डी से ये ऐसे ऐसे सी तक, तो जितना वायर होगा उतनी ही क्या होंगी लोकेशन, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे। देखिए, वायर जितना ज्यादा बड़ा होगा, वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वायर पे क्या होंगी लोकेशन, और उतने ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसके चारों तरफ। तो क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? हायर द लेंथ हायर द मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज्यादा उसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। नंबर 3, 11th क्लास में चैप्टर 1 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस, याद आ रहा है? हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस वी हैव? वी हैव 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, याद आ गई होगी 11th क्लास की बात। तो वहां हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दे ऑल हैव फंडामेंटल फोर्सेस। और फंडामेंटल फोर्सेस की एक खास बात होती है, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जो कि प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या ओबे करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये R क्या है, व्हाट इज दिस R? R इज डेफिनेटली अ डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस है किसके बीच, ये डिस्टेंस है करंट एलिमेंट और उस लोकेशन के बीच, करंट एलिमेंट DL और लोकेशन के बीच का ये क्या है, डिस्टेंस है। दिस इज R, दिस इज R। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, एंड लास्ट सबसे आखिर में जो DB है वो डिपेंड करेगा द एंगल साइन थीटा, द एंगल साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर ये एंगल कहां है? तो प्यारे बच्चों क्या आपको DL दिखाई दे रहा है? हाँ, DL करंट एलिमेंट लेंथ ऑफ वायर। क्या आपको R दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो थीटा है ये इन दोनों के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। रट लीजिए इस बात को, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। DL एंड R, थीटा किसके बीच का एंगल है प्यारे बच्चों? DL और R। अब आप कहेंगे सर आपने DL के ऊपर भी वेक्टर साइन लगाया और R के ऊपर भी क्या लगाया, वेक्टर साइन, यानी
dl की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी और r की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो प्यारे बच्चों इस dl और r की डायरेक्शन को समझ लीजिए, क्या डायरेक्शन होगी dl की और क्या डायरेक्शन होगी r की। तैयार है समझने के लिए? चलिए, dl की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाएगी बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आया? लिख लीजिए इस बात को। कौन dl की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या dl की डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे? द डायरेक्शन ऑफ dl इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट। प्यारे बच्चों अगर ये मेरा मान लीजिए वायर है, ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है वायर, मैं बोलता हूं x y और करंट है वर्टिकल, देखिए कौन बताएगा इस वक्त? और मान लीजिए मैं कहता हूं ये है dl, वायर की लेंथ है dl, तो मेरे पास वायर xy, इसकी लेंथ dl और करंट y से x जा रहा है। कौन बच्चा बताएगा dl की डायरेक्शन क्या होगी? तो dl की डायरेक्शन होगी y से x, dl की डायरेक्शन होगी y से x। और क्या आप मुझे बताएंगे? मान लीजिए मैंने ले लिया वायर pq और ये है dl और करंट जा रहा है p से q। कौन बच्चा बताएगा यहां dl की डायरेक्शन क्या होगी? p से q। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है आप लोगों को कि dl की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होती है? बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके प्यारे बच्चों, अब क्या बच गया? r की डायरेक्शन कैसी है? इसको भी लिख लें। कैसे पता लगाएंगे r की डायरेक्शन? तो ध्यान देना, r की जो डायरेक्शन होती है वो होती है वायर से लोकेशन की तरफ। ध्यान दीजिए, r की डायरेक्शन क्या है? वायर से लोकेशन की तरफ। इस डायग्राम में मुझे बताइए वायर की लोकेशन क्या होगी? यस, करेक्ट आंसर। r की जो डायरेक्शन है वो होगी s से b की तरफ। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां नोट कर लीजिए इस बात को। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ dl is given by डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही dl की डायरेक्शन होगी। ये काम आएगी बात बेटा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा? dl और r के बीच का एंगल है। जब तक आपको dl और r की ही डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो आप थीटा कैसे बता देंगे? बात समझा में? चलिए, नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ r is from wire to location। r की डायरेक्शन कहां होगी? वायर से लोकेशन की तरफ। ठीक, तो जब इन सभी बातों को एक साथ लिया गया, जब इन सभी बातों को क्या लिया गया? एक साथ लिया गया, तो हमें मिला we get dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताइए, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमें एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों मिला। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी इंट्रोड्यूस एक कांस्टेंट अप्लाई किया गया और वो लिया गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ठीक है, ओके, अब इसके बारे में बताएंगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई के बारे में हम आराम से बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला आया, ये है बियो-सावर्ट की स्केलर फॉर्म। क्या है ये? बियो-सावर्ट की स्केलर फॉर्म। ओके, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलें समझ लीजिए। तो जरा यहां ऊपर ध्यान दीजिए, I dl sin थीटा। अब प्यारे बच्चों, I क्या है? I तो एक स्केलर क्वांटिटी है। dl क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बताया है dl क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि dl की क्या है? एक डायरेक्शन है। कैसे पता चलती है? जो करंट की डायरेक्शन वही dl की डायरेक्शन। अब है sin थीटा। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था भाई a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा,
यानी साइन थीटा के साथ मुझे दो वेक्टर चाहिए, तब जाके मुझे उन दोनों वेक्टर की क्या मिलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगी। अब यहां मेरे पास दो टर्म है आई और डीएल, जिनमें से आई स्केलर है और डीएल क्या है, वेक्टर। तो मुझे एक वेक्टर और चाहिए, और वो कौन है, आर, लेकिन वो तो नीचे है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं प्यारे बच्चों। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपान आर क्यूब। क्या किया मैंने ऊपर नीचे प्यारे बच्चों आर से क्या कर लिया है, जल्दी बताओ, आर से क्या कर ली है, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो आई तो स्केलर है, यहां क्या है, डीएल वेक्टर क्वांटिटी, आर वेक्टर क्वांटिटी साइन थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके क्रॉस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। समझ में आ गया, कहा गया साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा बन गया डीएल क्रॉस आर। और प्यारे बच्चों ये है बियोट-सावर्ट की वेक्टर फॉर्म। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ बियोट-सावर्ट एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बियोट-सावर्ट। क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। तो हाउ वी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर। समझिए, ऑरस्टेड ने तो केवल ये बताया था कि वायर में अगर करंट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऑरस्टेड ने केवल इंफॉर्मेशन दिया था, ऑरस्टेड ने केवल क्या दिया था, इंफॉर्मेशन, कि भाई अगर आप किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा, ये किसने बोला था प्यारे बच्चों, बियोट-सावर्ट ने। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये है वो फॉर्मूला जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए बात समझ में आ गई, ओके। अब हम थोड़ा सा इस म्यू को पढ़ लें, फिर इसकी डायरेक्शन को भी बताएंगे। ओके, इस म्यू नोट को जरा देख लीजिए, ये म्यू नोट क्या है, ये तो मेरे ख्याल से सिंपल सी बातें हैं, ये आपने नोट कर ली होगी। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दें, चलिए लिख लिया होगा आपने। ओके बेटा, तो हमने बियोट-सावर्ट को मैथमेटिकली लिख लिया है, स्केलर फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी, ठीक है। तो जहां देख लीजिए, where mu naught is called, क्या बोलते हैं म्यू नॉट को, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट आया था, जो क्या थी, परमिटिविटी। क्या थी, परमिटिविटी, ठीक है बेटा। यहां ये जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। फ्री स्पेस। वहां भी अगर आपको याद हो एप्सिलॉन नॉट होता था ई के फॉर्मूले में, याद आ रहा है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, याद आ गया होगा। तो वहां एप्सिलॉन नॉट आता था और उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, बताइए, परमिटिविटी। और यहां इसका नाम क्या है, परमिएबिलिटी, ठीक है। एक दो बार बोलेंगे, नाम जुबान पर आ जाएगा, याद हो जाएगा, एक दो बार में नहीं होता है, परमिएबिलिटी, ओके। और वहां जो कांस्टेंट था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, बताइए क्या कांस्टेंट था, 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 × 10⁹। यहां बेटा ये जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹।
-7। कितनी वैल्यू होती है? 10 की पावर -7। और ये जो म्यू नॉट है इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसके बारे में कई बार 1 मार्क्स में आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। क्वेश्चन सुन लीजिए, 1 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला किसकी यूनिट थी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की। और ये यूनिट कहां से आई है प्यारे बच्चों? ये यूनिट यहीं से आई है। ठीक है, ओके। चलिए आपको बता देता हूं फिर भी कैसा आई है, देख लीजिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहां से हमें किसकी यूनिट चाहिए? म्यू नॉट की। तो dB, ठीक है, 4 पाई ऊपर चला गया, आर स्क्वायर ऊपर चला गया, आई नीचे आ गया, dl भी नीचे आ गया, साइन थीटा भी नीचे आ गया। तो म्यू नॉट की यूनिट चाहिए प्यारे बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं, आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। करंट की क्या होती है? एम्पियर। dl की क्या होती है? मीटर। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, मीटर से मीटर गया। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। गॉट इट? समझ में आ गया? वेरी गुड। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द यूनिट ऑफ म्यू नॉट। तो बेटा इसकी वैल्यू याद रखेंगे म्यू नॉट की, और इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से भी लिख सकते हैं। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देख लीजिए, ये आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहां आपको म्यू नॉट की वैल्यू भी मिल जाएगी और उसकी यूनिट भी मिल जाएगी। ये बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? चलिए, तो बियो-सावर्ट लॉ क्या है ये हमने आपको बता दिया है कि किसी भी वायर में अगर करंट है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां I है करंट, dl है वायर की लेंथ, sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बेटा, r क्या है? व्हाट इज r? डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द लोकेशन। dl की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन, r की डायरेक्शन, वायर से लोकेशन की तरफ चलिए तो आपको r की डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने केवल आपको मैग्नीट्यूड बताया है। अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बियो-सावर्ट लॉ। यानी मैग्नेटिक फील्ड तो क्लियर हो चुका है कि कितना प्रोड्यूस होगा, लेकिन प्यारे बच्चों उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, तो इसको मिटा दें। कहां रख दिया मैंने? यस। अब हम देखने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इसको रब कर देते हैं, और सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा जो आपको समझना है वो इसकी डायरेक्शन ही है, क्योंकि फॉर्मूला तो जल्दी से याद हो ही जाता है, फॉर्मूले में इतना कोई खास बात नहीं है। चलिए इसकी डायरेक्शन समझेंगे। ओके, नाउ मेन थिंग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे? तो प्यारे बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट। हम किस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढने जा रहे हैं? उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढने जा रहे हैं जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? करंट कैरिंग वायर, यानी करंट एलिमेंट की वजह से। प्रोड्यूस बाय करंट एलिमेंट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट इज
given by right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है, इसको समझेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल, लेट्स सी। राइट हैंड थंब रूल में क्या है देख लीजिए। अगर प्यारे बच्चों देखिए, मैंने दो वायर बनाए, ठीक है, ये वायर मैंने बनाया, इसको नाम दे देता हूं P Q और इसको नाम दे देता हूं R S। क्लियर हो गया? हाँ, समझ में आया? ओके, अभी इसमें जो P Q है मैं कहता हूं इसमें करंट है ऐसे Q से P की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये जो है इसमें जो करंट है वो जा रहा है R से S। जैसे अगर मैं इसको बोलूं PQ तो करंट कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ। और अगर मैं इसको बोलूं RS तो इसमें करंट जा रहा है डाउनवर्ड। तो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल में आप क्या कीजिए, देखिए इसमें क्या होता है, जो अंगूठा होता है थंब, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, अंगूठा थंब, ठीक है, तो जो थंब है उसको आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, करंट के डायरेक्शन में कर दीजिए। थंब को किधर कर दीजिए? राइट हैंड थंब रूल, सीधे हाथ का अंगूठा किधर कर दीजिए? करंट की तरफ कर दीजिए। तो जरा ध्यान देना, ये है आपका PQ, ये रहा PQ, रिजेंबल कीजिए, ये है PQ। बताइए करंट किधर है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? आपके सर ऊपर की तरफ, ठीक है, करंट है नीचे से ऊपर। तो मैंने बताया थंब को किधर कर दीजिए? करंट के डायरेक्शन में कर दीजिए। थंब को किधर कर दीजिए? करंट के डायरेक्शन में। अब अपनी उंगलियों को कर्ल कीजिए। कर्ल का मतलब मोड़ना, कर्ल का मतलब मोड़ना। तो बेटा जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ेंगी उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर ये देख लीजिए, ये आपने क्या किया, ये आपने थंब किधर कर दिया? थंब आपने कर दिया करंट की डायरेक्शन में, ओके। तो बेटा आपकी जो उंगलियों का कर्ल है, ठीक है ना, ये तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ओके। यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा, देख लीजिए, अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, ये। अरे वाह, मेरे ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। चलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, ओके बेटा। अब इस वायर को देख लीजिए, इसमें R और ये क्या है? R और ये क्या है बच्चों? S। तो मैंने क्या बोला? मैं तो बहुत देर से बोलता आ रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि थंब को क्या कर दीजिए? करंट की तरफ कर दीजिए। थंब को किधर कीजिए? करंट की तरफ। तो यहां थंब किधर हो गया? यहां थंब था ऊपर, उंगलियों को ऐसे मोड़ा, यहां थंब क्या हो गया? नीचे, तो उंगलियों को आपने ऐसे मोड़ दिया। क्लियर हो गया? ये देखिए उंगलियां किधर जा रही हैं? पीछे की तरफ। तो ये आपने थंब ऐसे किया, ठीक है, तो उंगलियां जो है वो कैसे टर्न करेंगी? ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये बात समझ आ गई? तो थंब किधर है? डाउनवर्ड, ठीक है, और मान लीजिए ये प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैंने गलत बना दिया है, उंगलियों का घुमाव गलत बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि वो पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, वो पीछे की तरफ जाएंगे ये। तो दिस वे, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, मैंने बताया इतना बढ़िया तरीके से, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, देखिए किधर जा रही है? पीछे की तरफ। तो वेरी सिंपल। तो क्या है बेटा राइट हैंड थंब रूल? तो देखिए इसमें दो बातें हैं। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ थंब
रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके बेटा, और नंबर 2 बात क्या है, डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत ही सिंपल सा है ये हमारा राइट हैंड थंब रूल। थंब अगर करंट को रिप्रेजेंट करेगा प्यारे बच्चों, तो उंगलियों का जो घुमाव है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझा भाई? अब ये था वर्टिकल, इसको मैं थोड़ा सा वैसे भी करके देखता हूं। देखिए, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर को प्यारे बच्चों मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल। चलो ध्यान देना, इस वायर को मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब यहां दो चीजें हम ऐसे करेंगे, या तो करंट बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा है, या करंट आपसे बोर्ड की तरफ जा रहा है। तो पहला केस लेते हैं, करंट जो है वो वायर में बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा है। ये देखिए, ये करंट आ रहा है, तो अंगूठा ऐसे ही तो हो जाएगा, करंट बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा है, तो उंगलियों को देखिए, ये देखिए, ये कैसे मोड़ रही है। तो बताएंगे क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, एंटी क्लॉकवाइज। समझे बात भाई? ओके, अब इसको देखिए, अब जो करंट है वो आपसे बोर्ड की तरफ जा रहा है, ये है वायर, ये ऐसे जा रहा है, ये। अब देखिए, अब क्या हो गई, क्लॉकवाइज। तो यू कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ आ गई? ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बेटा, इसको थोड़ा सा, ये मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह से क्लियर करता हूं। ठीक है ना? ओके, कुछ एग्जांपल लेता हूं, फिर आप मुझे बताना। ठीक है बेटा? चलिए, ओके, मान लीजिए ये मेरे पास एक वायर हो गया। ओके, मैं इसको नाम देता हूं एक्स वाई। ठीक है, ये मेरे पास वायर एक्स वाई, और मैंने बोला करंट है, करंट की जो डायरेक्शन है वो एक्स से क्या है, वाई की तरफ है। यहां मैंने एक लोकेशन ले लिया P, यहां मैंने एक लोकेशन ले लिया P। अब मैं आपसे बहुत सीधी सी बात पूछता हूं कि P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। अब मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। याद आ रहा है? डॉट का मतलब, डॉट के दो मतलब होते हैं, या तो कोई चीज हमारे पास आ रही है या आउटवर्ड। बात सुनिए, डॉट का मतलब होता है नंबर 1 आउटवर्ड, ठीक है, और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब आप बस मुझे बताना आउटवर्ड या इनवर्ड। इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, आउटवर्ड यानी आपकी तरफ। आपकी तरफ जब कोई आता है तीर, तो उस तीर की नोक दिखाई देगी, और कोई एरो आपसे दूर जाएगा तो उसकी पूंछ दिखाई देगी। ये बातें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। ओके बेटा, चलिए, तो ये मेरा वायर है एक्स वाई, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो एक्स से वाई है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, P पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा या आउटवर्ड, अंदर की तरफ जाएगा बाहर की तरफ। तो व्हाट इज राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल? क्या बताया कि आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे को किधर कर लीजिए, ये देखिए, यहां करंट की तरफ कर लिया अपना। बात समझा भाई? अंगूठे को किधर कर लीजिए, वायर करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए, और उसके बाद हथेली को, जरा ध्यान देना, अपनी हथेली को इस तरह से रखिए कि ये वाला जो पॉइंट है उंगली का, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट। देखिए, यहां अंगूठे को तो रखिए वायर पे, अंगूठे को तो क्या रखिए, वायर पे, और वो भी करंट की डायरेक्शन में, और इसको रखिए, ये जो पॉइंट है इसको रखिए लोकेशन पे जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, क्या मैंने, अब देखना, क्या मैंने सही कर दिया? बिल्कुल सही कर दिया। अंगूठा किधर है बेटा, वायर की डायरेक्शन में, और ये वाली चीज मैंने कहां रख दी, इधर। तो अब जरा अपनी उंगलियों को मोड़िए, देखिए कैसे आती है, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, मैंने यहां एक लोकेशन ले लिया R। चलिए R पे बताइए, R पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो वही अंगूठे को कहां रखिए, करंट की डायरेक्शन में, और ये जो उंगलियों की टिप है, ये उंगलियों का जो टिप है, इसको कहां रखिए, लोकेशन पे। तो देख लीजिए, क्लियर हो गया नहीं हो गया?
अब उंगलियों को मोड़िए, तो उंगलियां कहां मुड़ रही हैं? अंदर की तरफ, तो यानी क्रॉस, इनवर्ड। समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो ये तरीका है हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बेटा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा और उसको रट लीजिएगा। रटने की तो खैर जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन वो न्यूमेरिकली आगे काफी काम आने वाला है। तो इस यही का कंसेप्ट है, तो इसको यही समझ लीजिए। ठीक है ना? नोट काफी काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसको भी समझ लीजिए बात को। देख बेटा, मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास एक वायर, इसको समझ ले ढंग से। ओके, मैं इस वायर को नाम देता हूं पी क्यू। ओके, ये मैंने वायर लिया पी क्यू। ओके, और ये है वायर की लेंथ डीएल। इस वायर की कुछ ना कुछ क्या है? लेंथ है डीएल। चलिए, और मैंने यहां एक लोकेशन ले लिया एस, कोई भी एक लोकेशन ले लिया एस। ठीक है, मैंने इसमें एक छोटा सा, ये पूरा नहीं लेता हूं, ये देख लीजिए, ये पी, ये क्यू। ठीक है, वायर कितना बड़ा है? इनफाइनाइट लॉन्ग होगा ये वायर। ठीक है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो मैंने पूरे वायर में एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, पूरे वायर में इतना सा एलिमेंट ले लिया, ये। ठीक है, पूरे वायर में मैंने ये इतना सा एलिमेंट ले लिया, पी क्यू। ओके, एस लोकेशन है, तो जरा आप मुझे बताइए थीटा कहां होगा? बताइए। सबसे पहले तो डीएल की डायरेक्शन बताइए। तो आप कहेंगे सर डीएल की डायरेक्शन तो हम तब बताएंगे, पहले आप मुझे करंट की डायरेक्शन बता दो। तो मैंने कह दिया भाई ये है करंट अपवर्ड, ये करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो आप कहेंगे सर करंट अगर Q से P जा रहा है तो डीएल की डायरेक्शन भी Q से P होगी। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि प्यारे बच्चों इस R की डायरेक्शन बताइए। तो आपने कहा सर आपने हमें बताया था R की डायरेक्शन होती है वायर से लोकेशन की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गई वायर से लोकेशन की तरफ। तो थीटा क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये थीटा हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई? ओके, अब जरा मुझे एक बात बताइए, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ये रहा डीएल, देखिए ये डीएल और ये रहा आर। समझो बात आ गई? चलिए, थीटा दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अब देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताएगा। अगर मैं इस एस को उठा के यहां ले आऊं, जरा ध्यान देना, इस एस को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये वाला एस अगर मैं इसको यहां ले आऊं, कौन बच्चा बताएगा थीटा क्या होगा? देख लीजिए, ये रहा डीएल और ये रहा आर, और इस, ठीक है, एस, और इसको यहां लाना है, तो बताइए थीटा क्या होगा? ओ माय गॉड सर, थीटा तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एस जब इधर शिफ्ट करेगा तो ये एंगल भी तो इधर शिफ्ट करेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों, इस एस को अगर यहां लेके आओ, इस एस को यहां लेके आओ, जरा ध्यान देना, ये रहा, देखिए ये रहा डीएल और ये रहा एस। मैं कहता हूं इस एस को यहां लेके आओ। ओ माय गॉड सर, ये तो 180 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इस केस में थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 180। देखिए ये है आपका वायर डीएल। एक बार मैं एस को लेके गया हूं इधर, मैंने बोला करंट है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ओके, तो अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो डीएल की डायरेक्शन भी तो यही होगी। जो करंट की डायरेक्शन वही डीएल की डायरेक्शन, नाम दे देता हूं
पी क्यू, और एस है ठीक इधर, ठीक है। तो आर किधर हो गया, वायर से लोकेशन की तरफ जाओ तो बेटा आर भी तो यही हो जाएगा, ये देखिए। तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। और अगर एस इसके नीचे है तो जरा ध्यान देना, थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो जरा मुझे एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था dB = μ0 over 4 pi IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इफ थीटा = 0 और